चलिए बच्चों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आज आपका पेपर नंबर जो है आपका 9 है। उस पेपर नंबर 9 को आज स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एक दो को छोड़ दीजिएगा, बाकी आपका जो 90% टॉपिक्स है वो सारे के सारे हम इसमें कवर करने वाले हैं। और इसको रिवीजन मान सकते हो, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग मान सकते हो। मुझे नहीं लगता इसके बाद आपने प्रैक्टिस पहले से की हुई होगी, या नहीं भी की हुई होती, आप ये भी करोगे तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चीजें क्लियर समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले असाइनमेंट। ये पेपर नंबर 9A का 9A है, और ये 70 मार्क्स कवर करता है। वेट कितना बेटा? वेट है इसका 70 मार्क्स का, पेपर नंबर 9A। ठीक है, ये आपका इसका वेटेज है। और इस वेटेज के हिसाब से क्या होगा, ये आपका दिख रहा है आप। चलिए, आज हम इस को करने से पहले, जो आपके लिटरेचर लिखा हुआ है इसको समझाने से पहले, मैं कुछ बेसिक सी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। असाइनमेंट का मतलब नॉर्मली होता क्या, पहले हमें वो समझना है। असाइनमेंट का मतलब है, जैसे अपन जॉब होती है, जैसे मान लो किसी कंपनी के अंदर गए, मान लो कि एवीसी लिमिटेड है। एवीसी लिमिटेड ने क्या क्या रिक्रूटमेंट की है, क्या क्या बेटा? रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय की, मान लीजिएगा इन्होंने 4 एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट किया है। जैसे मान लो एक है ए, एक है बी, एक है सी, एक है डी, ये इसके एम्प्लॉय हैं। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास जो वैकेंसी हैं, जो पोस्ट हैं, एक तो है R2R का, एक है O2C का, एक है P2P का, और एक मान लो IT का है। हमारे पास मान लीजिए कोई कंपनी है, और कंपनी के अंदर हमारे पास 4 पोस्ट हैं। 4 पोस्ट मतलब एक R2R है, R2R मतलब जो अकाउंट्स का काम संभालता है। एक OTC वाला है जो कैश वगैरह की बात करता है। P2P वाला है जो कि नॉर्मल इनवॉइसिंग वगैरह का काम करता है। IT मतलब जो आपके IT से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उनको रिजॉल्व करने का काम करता है। अब ये बात क्या है, यहां पर हमें समझना कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति IT से बिलोंग करता है। ये जो व्यक्ति है ये जो व्यक्ति है ये मान लो बीकॉम वाला बंदा है। ये बीकॉम वाला बंदा, ये वाला जो बंदा है सी वाला जो सी वाला बंदा है, ये मान लो MBA किया हुआ है। ठीक है, ये वाला जो बंदा है, ये मान लीजिएगा और नॉर्मली सीए में है। सीए मान लो इसको, या सीए में मान लो। अब यहाँ पे क्या है, हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा कि सवाल ये उठता है, जब हम बात कर रहे हैं इस बात की, ये है एम्प्लॉय ये पोस्ट। अब सवाल ये उठता है कि हम किस व्यक्ति को कौन सा जॉब दें जिससे उस व्यक्ति की जो इफेक्टिवनेस है वो मैक्सिमाइज हो सके, या हम कहें तो वो प्रॉपर तरीके से काम कर सके, वो इफेक्टिवली काम कर सके, उस काम को वो आसानी से कर सकता है। तो मान लो IT वाला बंदा है, IT वाले बंदे को हमें ये जॉब देनी पड़ेगी, बोलो है ना। बीकॉम वाला बंदा है तो हम इसको P2P का काम दे सकते हैं, ये है तो इसको OTC का दे सकते हैं। इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, बीकॉम वाले P2P और OTC दे सकते हैं, लेकिन CSC में बात करते हैं R2R का। मेरी बात समझ में आ रही है? या इसमें एक पोस्ट और बढ़ा सकते हैं आप लोग, इसमें इस तरीके का और भी कर सकते हो आप लोग। इसके अंदर आप एक डालो CA में, और एक डालो CA। मान लो यहाँ पे एम्प्लॉय भी है। एक जॉब और डाल लो। एक जॉब मतलब यहाँ पर है कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने। तो कॉस्ट रिकॉर्ड जब मेंटेन करने, तो ये बात समझ में आ गई होगी, तो ये CMA के लिए बेस्ट रहेगा। ये फाइनल अकाउंट होता है तो ये इसके लिए बेस्ट रहेगा। ये फाइनल अकाउंट है, फाइनेंशियल अकाउंट्स है। तो हमने क्या किया है, हमने जब जॉब का एलोकेशन होता तो उस प्रकार से दिया है कि जो व्यक्ति जिस जॉब को बेहतर कर सकता है, जो उस काम के अंदर उसकी जो एक्सपर्टाइज है, हमें उसको वही काम दिया गया है, वही जॉब दिया गया है जो बंदा जिसमें स्पेशलाइज हो रखा है। मेरी बात क्लियर है? इसी को बोलते हैं हम क्या, जॉब का एलोकेशन। इसको हम एक एग्जाम्पल से और समझते हैं, क्योंकि सारे बच्चे ज्यादातर क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट की बात को भी समझ सकते हैं।
क्रिकेट की बात को हम समझ सकते हैं। आपने देखा होगा अभी हम कुछ जब बात करें, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, दोनों ने क्या ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया, किससे? आपकी व्हाइट जर्सी से, यानी कि टेस्ट क्रिकेट से। अब प्रॉब्लम क्या आ गया, जब हम रोहित शर्मा की बात करते हैं, जब हम रोहित शर्मा की बात करते हैं, ओपनर आता है, बोलो, ओपनर आता है। और जब हम विराट कोहली की बात करते हैं तो वो नंबर 3 पे आता है, नंबर 3 पर आता है। अब सवाल ये उठेगा, जो आपके पास प्लेइंग 11 है, प्लेइंग 11 के अंदर आपके पास जो जगह है, जो आपके नंबर्स हैं, वो नंबर्स भी 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब सवाल ये आता है कि अब इनकी जगह इस नंबर पर किसको किया जाएगा। अब मान लो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, यानी कि नंबर 1 पर और नंबर 3 पर आपका 100 ऑप्शन है, श्रेयस अय्यर है, साई सुदर्शन जैसे बोला जा रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा आपके गायकवाड़ हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं। अब किस व्यक्ति को कौन सी पोजीशन दी जाए, इस बात का आप एनालाइज करना पड़ेगा, और एनालाइज करने के बाद फिर देखना पड़ेगा कि एवरेज व्यक्ति किस वाले नंबर पर बेस्ट खेल रहा है, जिससे वो मैक्सिमाइज टू मैक्सिमाइज अपने आप की परफॉर्मेंस कर सके, यानी कि वो नंबर ऑफ रन जो है वो ज्यादा बना सके। इस बात को हमें एनालाइज करना है। कहने मतलब ये है किसी व्यक्ति को किस पोजीशन खिलाया जाए, ये भी आप एनालाइज कर सकते हो। किस व्यक्ति को कौन सी पोस्ट दी जाए, ये भी एनालाइज कर सकते हो। ये एनालाइज कैसे होगा, ये सारा सारा एनालाइज आपके पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए होगा कि आपने पास्ट की जो परफॉर्मेंस है, वो आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है, उसके बेस पर ही हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को मैं यहां से हटा रहा हूं, तो मोटा मोटा ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। मेरा मतलब ये है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है, नंबर ऑफ जॉब है, पहली बात दोनों इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कि 5 जॉब है 6 एम्प्लॉय है, फिर तो एक व्यक्ति हटेगा हटेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो नंबर ऑफ जॉब और नंबर ऑफ क्या आपके पास, नंबर ऑफ वैकेंसी, दोनों क्या होनी चाहिए आपके पास, सेम होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अनइक्वलिटी बन जाएगी, आपका क्या बन जाएगा, अनइक्वल बन जाएगा, और अनबैलेंस प्रॉब्लम हो जाएगा। अनबैलेंस प्रॉब्लम का मतलब है फिर दिक्कतें बढ़ जाएंगी, ठीक है ना। यदि नंबर ऑफ एम्प्लॉय और नंबर ऑफ जॉब में डिफरेंस है, तो आपको यहाँ पर डमी क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, डमी क्रिएट करना पड़ेगा। यानी कि आपको मालूम नंबर ऑफ लोकेशन तो है 5 और नंबर ऑफ वैकेंसी 4, तो क्या करोगे, फिर एक वैकेंसी और बढ़ाओगे जिसे डमी का नाम दोगे, और उसके हिसाब से अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम को आप बैलेंस के अंदर क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। अनबैलेंस और बैलेंस का मतलब समझ में आ गया। अनबैलेंस बैलेंस का मतलब है, मैं छोटी छोटी बातें लिख रहा हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ पर आपको देता जा रहा हूँ ओवरव्यू, या कहूँ तो मैं इसके लिए समरी ऑफ असाइनमेंट। समरी को समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सबसे पहले ये देख रहा हूं, आप सबसे पहले ये देखोगे, आपके पास प्रॉब्लम जो है, या आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, या आइडेंटिफाई प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। आपको देखना पड़ेगा जो प्रॉब्लम है आपकी, वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। यदि प्रॉब्लम आपकी बैलेंस्ड है, फर्दर स्टेप्स फॉलो क्या होंगे देखेंगे। अनबैलेंस्ड है तो कन्वर्ट इन बैलेंस्ड प्रॉब्लम। आपको बैलेंस्ड प्रॉब्लम में क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और बैलेंस्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट कैसे होगा, बाय वे ऑफ क्रिएशन ऑफ डमी। आपको देखना पड़ेगा कि जॉब अनबैलेंस्ड है या फिर आपकी वैकेंसी या एम्प्लॉय अनबैलेंस्ड है, तो उस हिसाब से फिर आपको डमी क्रिएट करना पड़ेगा। डमी क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप्स फॉलो। आपको फिर स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप्स क्या है वो भी देख लेते हैं हम लोग। स्टेप्स क्या है वो भी देख लेते हैं। स्टेप्स का मतलब क्या है, ये मान लो आपका ये पहला फेज था, पॉइंट नंबर 1 था, ये मान लीजिए। अभी नोट नहीं करना है इसको, नोट करने के लिए ऊपर मैंने आपको समरी लिख रखी है, आप टेंशन ना लो, बस आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझ लो इसको। पॉइंट नंबर 2,
पॉइंट नंबर 2 बोलता है कि ठीक है, आपको ये पता लग गया कि बैलेंस्ड प्रॉब्लम है, अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है, तो फिर आपको अनबैलेंस्ड को बैलेंस करना है, बैलेंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा चलना है। बोलता है कि फिर आपको करना है पॉइंट नंबर 2, ऑब्जेक्ट ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम दैट इज, आपको देखना पड़ेगा कि जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है, मिनिमाइजेशन की है। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है या फिर आपको देखना पड़ेगा मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है। यदि प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है, क्या बच्चा, यदि प्रॉब्लम किसकी है, मैक्सिमाइजेशन की, तो क्या करना है, तो क्या करना है कि जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कन्वर्ट इनटू मिनिमाइजेशन थ्रू लॉस मैट्रिक्स। आपको यदि मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो उसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है, और मिनिमाइजेशन का सिंपल तरीका कि लॉस मैट्रिक्स बनाओगी। लॉस मैट्रिक्स कैसे बनेगी वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और देन क्या करोगे बताओ, स्टेप्स फॉलो ऑफ मिनिमाइजेशन। स्टेप्स फॉलो ऑफ मिनिमाइजेशन, और यहां पर भी लिख सकते हो स्टेप्स फॉलो ऑफ मिनिमाइजेशन। आपको मिनिमाइजेशन के स्टेप को फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो कि बैलेंस्ड प्रॉब्लम है, अनबैलेंस, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ही यदि बैलेंस्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनबैलेंस्ड है तो बैलेंस्ड में कन्वर्ट करना बाय वे ऑफ डमी, डमी क्रिएट करके। इसके बाद आपको मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, मिनिमाइजेशन की, ये चेक करना है। यदि मैक्सिमाइजेशन किया तो कन्वर्ट करोगे पहले मिनिमाइजेशन में बाय वे ऑफ लॉस मैट्रिक्स, और यदि आपकी मिनिमाइजेशन की तो डायरेक्टली स्टेप फॉलो करोगे। स्टेप क्या है उनकी बात यहां से हम करेंगे, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमारे पास कुछ मेथड्स भी दे रखे हैं। बेसिकली हमारे पास 4 मेथड हैं, लेकिन उनमें से हमारा एक ही मेथड इंपॉर्टेंट है जिसको मैं अभी चर्चा करने वाला हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मेथड्स दे रखे हैं तो कंफ्यूज मत होना कि सर यदि आपने ये वाला मेथड तो करा दिया, या मान लो मैंने मेथड ही नहीं बताया कि किस मेथड से बिलोंग करता है, किस मेथड का प्रोसेस बता रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर 4 मेथड कौन सा मेथड करवाया था। तो मैं यदि मेथड नहीं भी करा रहा हूं तो इसका मतलब ये कि मैं एक मेथड की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन उसके अलावा पूछ नहीं रहा होगा। तो आपको मेथड को अलग से हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, आपको मेथड के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं बताऊंगा किस मेथड को हम यूज करेंगे, ठीक है। अब आते हैं स्टेप्स को। स्टेप्स क्या हैं, स्टेप्स देखो क्या बोलते हैं, यहां हम स्टेप्स की बात कर रहे हैं तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 ये बोल रहा है कि सबसे पहले आपको मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम लेनी है, यानी कि मैक्सिमाइजेशन है तो भी मिनिमाइजेशन लाना, मिनिमाइजेशन का है तो मिनिमाइजेशन से आगे बढ़ना है। तो बोला सबसे पहले बनाना रॉ ऑपरेशन मैट्रिक्स। क्या बनाना बेटा, रॉ ऑपरेशन मैट्रिक्स। सेकंड बनाना कॉलम ऑपरेशन मैट्रिक्स, ऑपरेशन मैट्रिक्स। और इसके बाद सी करना क्या बेटा, आप जब नेक्स्ट बनाओगे क्या, सॉल्यूशन मैट्रिक्स, या कहें तो ऑप्टिमिलिटी, ऑप्टिमिलिटी मैट्रिक्स। ये 3 स्टेप आपको नॉर्मली फॉलो करने हैं। यदि लॉस मैट्रिक्स बनेगी तो स्टेप 4 हो जाएंगे, ठीक है ना, 4 टेबल आपके पास बन जाएंगे। अब यहां से देखना कि ऑप्टिमिलिटी का मतलब क्या है। ऑप्टिमिलिटी का मतलब क्या है, यहां बोलता देखो, जब आप ऑप्टिमिलिटी मैट्रिक्स बना रहे होंगे तो ऑप्टिमिलिटी मैट्रिक्स के अंदर, ऑप्टिमिलिटी जब मैट्रिक्स बनाओगे तो उस मैट्रिक्स के अंदर देखना पड़ेगा आपको कि जो नंबर ऑफ
लाइंस हैं वो इक्वल हैं या नहीं है एन के, और द नंबर ऑफ लाइन, क्या चाहता है यार पता नहीं है, नंबर ऑफ लाइंस डज नॉट इक्वल टू एन, यदि ये है इसका मतलब ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। दैट इज जॉब असाइंड। और यदि ये नहीं है तो फर्दर इंप्रूवमेंट ऑफ ऑप्टिमलिटी मैट्रिक्स, ऑप्टिमलिटी मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, इंप्रूव करना है। बोल रहा है यदि इसका ये हो जाता है तो ऑप्टिमम है, यही सॉल्यूशन निकाल दो। और यदि ये नहीं होता है, ये नहीं होता है तो आपको आगे उस मैट्रिक्स को इंप्रूव करना पड़ेगा, और उस मैट्रिक्स को इंप्रूव कैसे करना उसका फंडामेंटल भी बताया गया है। वो ये बोलता देखो आपको ये देख लेना भैया, ए आपने जो लाइन काटी है, जो आपने लाइन डाली है, आपने जिसको ऑप्टिमम, जो आपको मैक्सिमम जीरो को डिलीट किया, ऑप्टिमम कैसे, मैंने अभी आपको ये भी नहीं बताया कि ऑप्टिमम मैट्रिक्स कैसे बनेगी ना। आप ये समझ लो ऑप्टिमम मैट्रिक्स के अंदर लाइंस लेते हैं डिलीटिंग ऑफ द ऑल जीरो विद मिनिमम लाइनिंग। जो आपने स्ट्रेट लाइन ली हैं, ठीक है ना, उनसे क्या होगा, कुछ दो तरीके की चीजें निकल करके आई होंगी। क्या होंगी बेटा बताओ, दो तरीके की चीजें निकल के आएंगी, क्या है बताओ, लाइंस, लाइंस ऑफ फिगर। इसमें क्या होगा, कुछ कवर्ड फिगर हुए होंगे, कवर्ड फिगर, फिगर्स विद लाइनिंग, और कुछ आपके अभी कवर नहीं होंगे, अनकवर होंगे लाइनिंग्स। तो बोल रहा है कि जो कवर हो गए उनमें नहीं, इनमें से, इनमें से जो अनकवर लाइन है मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करनी है। और क्या करना है, प्लस करना है आपको, प्लस क्या करना है, यानी मैं कहूं प्लस की जगह एंड कर देता हूं मैं, एंड, एंड सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम अनकवर्ड वैल्यू। जो आपकी अनकवर वैल्यू है, ये वाली अनकवर्ड जो आपके फिगर्स हैं, उन फिगर्स में से आपको उसको क्या करना, लेस करना है। क्लियर है। आपको क्या करना, पहले जो मैट्रिक्स बनी हुई है, जो ऑप्टिमम मैट्रिक्स थी, सॉरी जो आपके पास जो ऑप्टिमम मैट्रिक्स थी, उस मैट्रिक्स में आपने कुछ लाइंस का लाइंस ली होंगी जीरो को कवर करने के लिए। जो जो लाइन से कवर हो गई फिगर में उनकी बात नहीं कर रहा, जो लाइन के द्वारा कवर नहीं है, जो अनकवर वैल्यू है, उन अनकवर्ड वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करनी है, और उस मिनिमम वैल्यू को जो अनकवर्ड वैल्यूज हैं उन वैल्यूज में से उसको लेस करना है। पहला पॉइंट तो ये है। इसके अलावा, इसके अलावा देखो क्या क्या है, एंड, और क्या करना है, एड एट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स बनाई है, जैसे मान लो ये मैट्रिक्स है आपकी, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ये जीरो है, 1 2 3 0 5 4 3 2 1 ऐसे है। तो आपने ये लाइन काटी है, ये लाइन काटी है, फिर आपने ये लाइन काटी है, ठीक है। तो जो इनमें से जो है, पहले तो अनकवर वैल्यू है, इनमें से मिनिमम लेना है और इनमें से उसको घटा देना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये बोलता कि आपको ऐड करना है इंटरसेक्शन, ये ना इंटरसेक्शन, जहां पर दो लाइन क्रॉस कर रही है उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो जो मिनिमम वैल्यू आई है उसको यहां पर ऐड करना है, यहां से लेस करना है। मेरी बात क्लियर है। तो क्या बोला गया, आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कौन सी कवर वैल्यू है, कौन सी अनकवर्ड वैल्यू है। जो अनकवर्ड वैल्यू है उनमें से मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करनी है, और उस मिनिमम वैल्यू को जो जो अनकवर्ड वैल्यू जो उसमें से उसको लेस करना है। दूसरा, जो मिनिमम वैल्यू आपने सेलेक्ट की है अनकवर वैल्यू में से, उस वैल्यू को इंटरसेक्शन वाली वैल्यूज के अंदर ऐड करना है, और बाकी को जो यहां पर है अनचेंज।
बाकी को कोई चेंज नहीं करना है। मतलब जो कवर्ड वैल्यूज हैं इंटरसेक्शन के अलावा किसी को कोई चेंज नहीं करना है। अनकवर्ड वैल्यूज को चेंज नहीं करना है, जैसे कि वैसे उनको नोट करना है, बट इंटरसेक्शन वाली वैल्यू को ऐड करना है। और ये प्रोसेस तब तक रिपीट करना है जब तक आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं आ जाए। ऑप्टिमम सॉल्यूशन मतलब है ये वाला ना आ जाए। ये जहां पर आ जाता है आपको वहीं की वहीं इसको ब्रेक कर देना। बट इस बात का बेहद याद रखना है, जो नंबर ऑफ लाइन है, जो डिलीटिंग लाइंस हैं, वो आपको मिनिमम से मिनिमम यूज करनी है। यानी कम से कम लाइन के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम जीरोज कवर हो जाए। इस बात का बेहद याद रखना है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार मैच करा दिया, नहीं तो आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा। मेरी बात क्लियर है? आपको कोशिश ये करनी है कि मिनिमम से मिनिमम लाइन यूज की जाए और मैक्सिमम से मैक्सिमम जीरोज को कवर किया जाए। ठीक है, उसके बाद आपको ये वाला टेस्ट चेक करना है, ऑप्टिमिलिटी वाला। क्लियर है? चलिए, मैं इसी चीज को अब यहां तक पूरा है, ये बिल्कुल समरी थी। चाहो तो आप बिल्कुल अंडरस्टैंड कर समझ सकते हो, चाहो तो आप नोट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं है, क्योंकि आपको सिंपल सिंपल सा मैंने प्रोसेस दे दिया है। बाकी मैं जब पूरा इसका एक क्वेश्चन में करवा दूंगा, तो देन उसके बाद में एक बार इसको फटाफट फटाफट से मोटा मोटा आपको एक एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको इसमें नोट करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब हम सीधे आते हैं यहाँ पर थ्योरम पर, कि थ्योरम क्या बोल रहा है। वैसे मैंने आपको मीनिंग समझा दिया है, फिर भी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए डेफिनेटली आप कवर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीनिंग क्या बोल रहा है देखो, मीनिंग क्या बोलता है। असाइनमेंट इज ए स्पेशल लीनियर प्रोग्रामिंग। देयर आर मेनी सिचुएशन वेयर द असाइनमेंट ऑफ द people or machines etc may be called assignment of workers to machine clerk various clerk checkout counters salesmen to different sales areas। I typical example of these assignment is the problem। यहाँ से देखो, यानी कहने का मतलब ये, कभी कभार हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि कहाँ पर किस सेल्समैन को कौन सी लोकेशन दी जाए जिस पर वो सेल्स कर सकता है। ठीक है ना। दूसरा ये बताया गया कि मान लो हमारे पास नंबर ऑफ जॉब है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय है, नंबर ऑफ मशीन है, किस व्यक्ति को किस मशीन को चलाने दिया जाए। इस बात के कभी कभार डिफिकल्टीज केस बनते हैं, तो उस केस में है जो हम जो प्रोसेस यूज करते हैं उसको बोलते हैं असाइनमेंट। ठीक है, वो आगे बोला गया असाइनमेंट इज ए प्रॉब्लम बिकॉज पीपल पजेस बेरिंग एबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग डिफरेंट जॉब और देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग जॉब बाय डिफरेंट पीपल्स आर डिफरेंट। कहने मतलब ये है कि कभी कभार क्या होता है कि हर व्यक्ति की एक अपनी एबिलिटी होती है, उस एबिलिटी को वो जहां पर मैक्सिमाइज कर सकता है वहां पर उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। और जब कॉस्ट कम हो जाए तो हम कोशिश यही करते हैं कि जिस व्यक्ति जिसमें एबिलिटी है उस व्यक्ति को वहीं पर दिया जाए, उस व्यक्ति को वही जॉब असाइन की जाए, जिससे हमारी कॉस्ट भी कम हो जाएगी और हमारी परफॉर्मेंस भी डेफिनेटली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आगे लिखा हुआ क्या, दस इन असाइनमेंट प्रॉब्लम्स द क्वेश्चन इज हाउ द असाइनमेंट शुड बी मेड इन द ऑर्डर ऑफ द टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व इन मिनिमाइज। हमको हमें ये प्रोसेस देखना है, हमें एक ऐसा प्रोसेस डेवलप किया है जो हमारे पास क्या होगी, मिनिमम कॉस्ट आ सकती है उस असाइनमेंट प्रॉब्लम के हिसाब से हम यदि अपने जॉब को असाइन करें तो। ठीक है, देयर आर फोर मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। दे आर, चार मेथड दिए हैं। एक दिया है इनुमरेशन मेथड, दिया है सिंप्लेक्स मेथड, दिया है ट्रांसपोर्टेशन मेथड, दिया है और आपसे हंग्रियस मेथड दिया है। आपको जो पढ़ना है वो यही पढ़ना है, ये आपका सिलेबस का पार्ट। ठीक है, अलग अलग असाइनमेंट की टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स से आपके सामने दिखा रखा है, ये आपके लिए वो टेक्निक्स है जो आपको यहाँ पर काम करना है। अब देखो, हंगेरियन मेथड में क्या बोला कि जो मैंने स्टेप्स वहां बताए वहीं से बताए। हो सकता है मिनिमाइज मैक्सिमाइज का ना बताए, या हो सकता है आपके लिए आपके पास बैलेंस अनबैलेंस को यहाँ पर ना बताए, बट वो आपको पहले चेक करना है। फिर उसके बाद जो स्टेप्स दे रखा होगा मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको मिनिमम का दे रखा होगा, मिनिमाइज ऑफ कॉस्ट ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है ना, मिनिमाइज कर दे रखा हो, देखो क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग आर स्टेप्स इन्वॉल्व इन मिनिमाइजेशन ऑफ द असाइनमेंट। ठीक है, इसलिए हमने मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को मिनिमाइज में कन्वर्ट किया था। मेरी बात याद है आपको वहां पर? ठीक है, इसलिए किया था क्योंकि हमारे पास स्टेप्स मिनिमाइजेशन के दे रखे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम अंडर दिस मेथड क्या क्या दे रखा है। पहले हमने बताया था कि आपको क्रिएट करनी है रॉ मैट्रिक्स टेबल, देखो हमने बताया था यहाँ पर रॉ ऑपरेशन मैट्रिक्स। दूसरी बताई थी हमने कॉलम, और तीसरी थी सॉल्यूशन यानी कि ऑप्टिमिलिटी मैट्रिक्स। फिर आपको चेक करना पड़ेगा इसको ना, देखो क्या लिखा हुआ है, ये रहा रॉ ऑपरेशन मैट्रिक्स। रॉ ऑपरेशन मैट्रिक्स क्या बनेगी, आपके पास मैट्रिक्स होगी, बोलो है ना, इस मैट्रिक्स में आपके पास वैल्यूज होंगी, ये टेबल मिनिमाइजेशन वाली है। इसमें से आपको क्या करना है, आपको पूरी मैट्रिक्स में से आपको मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करनी है। मिनिमम वैल्यू तो क्या लिखा हुआ देखो, रो के अंदर ना, रो के अंदर, रो में, ईच रो में देखना है, इसमें मिनिमम, इसमें मिनिमम, इसमें देखो लोकेट लोकेट द स्मॉलेस्ट कॉस्ट एलिमेंट इन ईच रो। आपको प्रत्येक रो में मिनिमम वैल्यू देखनी है।
ठीक है ना। और जैसे मान लो इसके एक आ गया तो आपको इस मिनिमम वैल्यू को इन वैल्यू में से लेस भी करना। मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा, टेंशन ना लो। आपको क्या करना है, आपको मैट्रिक्स लेनी है, मैट्रिक्स के ऊपर रो पकड़नी है, रो पकड़नी है, प्रत्येक रो पकड़नी है। प्रत्येक रो में से मिनिमम वैल्यू देखो, इस रो में मिनिमम वैल्यू क्या है। इस रो में यदि मिनिमम वैल्यू मतलब जो भी वैल्यू है, उस मिनिमम वैल्यू को उस रो की प्रत्येक वैल्यू में से लेस करना है। पहला समझ में आ गया क्या करना है। एक पहली रो लो, पहली रो में से आप मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करो, उस मिनिमम वैल्यू को उस रो में से प्रत्येक वैल्यू में से लेस करते चले जाओ। सिमिलर पैटर्न आपको हर रो पर यूज करना है। ठीक है, चार 4 रोज है तो 4 रोज के अंदर 3 है, 3 2 जो भी है। ठीक है, ये लिखा हुआ देखो। आपको स्मॉलेस्ट लोकेट, लोकेट मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। स्मॉलेस्ट कॉस्ट जो सबसे कम है, एलिमेंट इन ईच रो प्रत्येक रो में से, एंड गिवन कॉस्ट टेबल जो गिवन जो कॉस्ट टेबल है, कॉस्ट मतलब जो मिनिमम जो वैल्यू टेबल, जो मिनिमम मैट्रिक्स टेबल उसकी बात कर रहा है। ठीक है, नाउ सब्सट्रैक्टेड दिस स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच एलिमेंट इन दैट रो। जो रो के अंदर जो मिनिमम वैल्यूज हैं उस सारी सारी वैल्यूज में से आपको उसको क्या करना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू को लेस करते हुए जाना है। एज ए रिजल्ट देयर शैल बी एट लीस्ट 1 0 इन ईच रो ऑफ दिस न्यू टेबल कॉल्ड द रिड्यूस्ड कॉस्ट टेबल। मेरी बात क्लियर समझ में आ रही है। इसका ये रिजल्ट निकल करके आएगा कि प्रत्येक रोज के अंदर एक मिनिमम जीरो आपके सामने देखने को मिल जाएगी। सेकंड, कॉलम मैट्रिक्स में भी वही करना है। जो रो मैट्रिक्स बन करके आई है, याद रखना, जो रो मैट्रिक्स बन करके आई है उस रो मैट्रिक्स पर अप्लाई होगी कॉलम मैट्रिक्स। मेरी बात क्लियर है। जैसे मान लो आपके पास पहली टेबल ये है, ये मान लो रो मैट्रिक्स है, तो रो मैट्रिक्स की टेबल जो कॉलम जो टेबल नंबर 2 बनेगी, कौन सी, कॉलम वाली, तो याद रखना कॉलम वाली इस पर अप्लाई होगी, इसके कॉलम्स पर अप्लाई होगी, इसके कॉलम्स पर अप्लाई होगी। मेरी बात क्लियर है। आ जाओ, आगे लिखा हुआ है इन द रिड्यूस कॉस्ट टेबल ऑप्टेन, यानी कि जो बात कर रहा है रो ऑपरेशन मैट्रिक्स की बात कर रहा है, बोला उस मैट्रिक्स को उठाओ। कंसीडर ईच कॉलम, कॉलम मतलब ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू, कॉलम को उठाओ एंड लोकेट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन इट। इसमें भी आपको वही करना है कि मिनिमम वैल्यू इन ए कॉलम, मिनिमम वैल्यू इन ए कॉलम, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रही है उस टेक वैल्यू में ईच सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द ईच एलिमेंट ऑफ द कॉलम। ठीक है, तो लिखा सब्सट्रैक्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम एवरी एंट्री इन द कॉलम एज ए कंसिक्वेंस ऑफ दिस एक्शन देयर वुड बी एटलीस्ट 1 0 इन ईच ऑफ द रो कॉलम ऑफ सेकंड रिड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स। इस बात का ये पता लगेगा, इस मैट्रिक्स निकल जाएगा कि आप रो से भी चेक कर लो और कॉलम से भी चेक कर लो, किधर से भी चेक कर लो, यानी कि एक रो और एक कॉलम के अंदर आपको एक जीरो मिलेगी ही मिलेगी। बात, मेरी बात क्लियर है। आप रो में देखोगे एक जीरो दिख रहा है, कॉलम में भी देखोगे तो भी आपको एक मिनिमम जीरो दिखेगी। ठीक है ना, आप कोरोस्पोंडिंगली भी चेक करना है। ये करने के बाद पहले आपको रो ऑपरेशन मैट्रिक्स बना दिया, कॉलम ऑपरेशन मैट्रिक्स बन गया। अब आपको ऑप्टिमिलिटी पर आना। ऑप्टिमिलिटी पर क्या करना है, आपको जो जीरो आई है उन जीरो को डिलीट करना है। किससे बताओ, आपको लाइन को यूज करते हुए डॉट 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 लाइन यूज करनी है, और देखना है कि आपको मिनिमम लाइन यूज करनी है, मैक्सिमम जीरो कवर करनी है। ये जब एग्जांपल से बात बेहतर समझ में आएगी, अब ये बात समझ में नहीं आ रही होगी। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, आपको उसमें देखना कि मिनिमम लाइन के साथ मैक्सिमम जीरो को कवर करना है। फिर आपको नंबर ऑफ लाइंस जो आप डिलीटिंग लाइंस हैं उनको काउंट करना है। वो काउंटिंग लाइन नंबर ऑफ जॉब या कहूँ तो नंबर ऑफ आपके पास एम्प्लॉय के इक्वल में है, मैं कहूँ तो, यानी कि नंबर ऑफ लाइनिंग इक्वल टू ये क्या आना चाहिए बेटा, आपके पास एन आना चाहिए। ये मैंने आपको यहाँ बताया था, ये यही था। यदि ये आ रहा है तो ये सॉल्यूशन ऑप्टिमम है, और ये नहीं आ रहा है तो आपको फर्दर क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा। और फर्दर प्रोसेस के मैंने आपको नीचे प्रिंसिपल्स लिखवा रखे हैं, वो चीज यहां पर भी बोल रहा है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ ए मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस। आपको हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन लगानी है, नॉट ए डायग्रामेट। आपको ऐसे डायग्राम तो नहीं लेना है। दैट आर रिक्वायर्ड टू कवर ऑल जीरो एलिमेंट, सारे जीरो कवर को कवर करना है। इफ द नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ इन इक्वल टू एन, एन मतलब नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो या फिर नंबर ऑफ कॉलम, जितने भी, जैसे मान लो हमने अभी मैट्रिक्स बनाई थी, तो उस मैट्रिक्स के अंदर हमने देखा था कि एक, एक दो तीन, तीन तो हमारे पास कॉलम थे, और एक दो तीन, तीन रो थे, तो 3 रो 3 कॉलम, तो इसका मतलब एन का मतलब क्या हो गया 3। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास है या नहीं है। आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ देखो, देखना पड़ेगा, दिस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम।
ऑप्टिमल एंड प्रोसेस टू स्टेप 6, आपको 6 नंबर का स्टेप फॉलो कर देना, यानी कि आपको असाइनमेंट मैट्रिक्स दे देनी है। ठीक है, आगे यदि आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं होता है तो क्या करो बताओ। इफ द नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ इन स्मॉलर देन एन, गो टू स्टेप 4, यदि आपकी उससे कम रह जाती लाइन तो आपको स्टेप नंबर 4 पे जाना है। स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है, सेलेक्ट स्मॉलेस्ट अनकवर्ड। मैंने वही बोला ना, आपकी जो मैट्रिक्स दो तरीके की वैल्यूज होंगी। अब कुछ तो आपने जो लाइन से डिलीट किए होंगे, जो जीरो वाली लाइन को डिलीट किया होगा जीरो वाली लाइन के थ्रू, तो जो अनकवर है, जो लाइन में कवर नहीं हुए, उन वैल्यू में से आपको सबसे मिनिमम देखनी है, तो अनकवर वैल्यू मिनिमम देखना है। कॉस्ट एलिमेंट, सब्सट्रैक्ट दिस एलिमेंट फ्रॉम ऑल अनकवर्ड एलिमेंट, सारे अनकवर्ड एलिमेंट में से लेस करना है, इंक्लूडिंग इटसेल्फ, उसमें से भी जो मिनिमम है उसमें से भी लेस करना है। एंड एड दिस एलिमेंट ऑफ ईच वैल्यू लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन, जहां जहां पर इंटरसेक्शन, जो दो लाइन, जो डिलीटिंग की दो दो लाइन है जहां क्रॉस कर रही है, उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। उस इंटरसेक्शन पर वैल्यू को ऐड करना है। ठीक है, एनी टू लाइंस, इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू लाइन जहां पर भी है। कॉस्ट एलिमेंट थ्रू विच ओनली वन लाइन पास रिमेनिंग अनअल्टर्ड, जहां जहां पर लाइन सिंगल लाइन हो रही है, जब कवर वैल्यू है इंटरसेक्शन को छोड़ करके, जो अनकवर वैल्यू है उनको एज इट इज उतारना है, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, रिपीट स्टेप 3 एंड 4 अंटिल ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑप्टेन, ये प्रोसेस तब तक रिपीट करना है जब तक आपका क्या ना जाए, ऑप्टिमम, यानी कि नंबर ऑफ डिलीटिंग लाइन इक्वल टू एन ना आ जाए, ये तब तक चलाना है। ठीक है ना, ये आपको प्रोसेस बार बार रिपीट करना पड़ेगा, देखो लिखा ना मेरे बकायदा है, ये प्रोसेस आपको रिपीट करना पड़ेगा, बार बार रिपीट, अंटिल कब तक, जब तक आपकी सिचुएशन ये वाली ना आ जा रही है। आने के बाद आप क्या कर दोगे, उसको जॉब को असाइन कर दोगे, और इसके लिए स्टेप नंबर 6 दिया हुआ है। स्टेप नंबर 6 को डायरेक्टली हम वहीं जाके पढ़ेंगे, और फिर एक बार मैं आपको इसको रीड आउट कराऊं। क्लियर है मेरे बच्चे? ठीक है, तो इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, बिल्कुल जो भी हमने किया है। चलिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा साथ में, और उस एग्जांपल से इन बातों को समझाता हुआ चलूंगा। चलिए देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, एक एग्जांपल। एग्जांपल लेता हूं, और एग्जांपल्स क्या है, कॉस्ट मैट्रिक्स ऑफ एवीसी लिमिटेड आर एज फॉलो। आपके पास कॉस्ट मैट्रिक्स दे रखी है, और वो कॉस्ट मैट्रिक्स क्या है, एक कॉस्ट मैट्रिक्स है, एक, मैं टेबल को बड़ा नहीं कर रहा हूं, इसीलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि कंसेप्ट सेम है, तो उसमें ज्यादा मतलब है नहीं है। ठीक है, मेरे पास ये मैट्रिक्स है, ये मान लीजिए आपके पास दे रखा है, ये आपके पास जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, मैन 1, मैन 2 और मैन 3। मैन मतलब एम्प्लॉय, जॉब मतलब काम। यहाँ पर जो कॉस्ट एलिमेंट दे रखा है, वो कॉस्ट एलिमेंट दे रखा है, यहाँ पर 10 रुपीज, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ मान लो 8 है, यहाँ 5 है। कहने का मतलब ये कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है, मैं लिख दूं कॉस्ट पर यूनिट,
मैं इसका लॉजिक समझाता हूँ क्या कह रहा है। ये कहना चाहता है कि देखो, यदि, ये क्या कहना चाहता है, यदि M1 को मैं जॉब 1 दूं, तो जॉब के अंदर वो 10 घंटे के अंदर 1 यूनिट बनाता है। मैं क्या कह रहा हूं, यदि M1 को मैं जॉब 1 दूं, तो M1 उस जॉब को 1 यूनिट की, उस जॉब की 1 यूनिट बनाने में 10 घंटे लेता है। वहीं पर मैं इस M1 को जॉब 2 दूं, तो 12 घंटे बनाता है, और M1 को जॉब 3 दूं तो 9 घंटे बनाता है। तो मेरा बेसिक तो ये बोलता है कि जिस काम को करने में कम टाइम लग रहा है M1 को, आप उसको वही काम दे दो। तो मैं यहां पर कहूं तो मुझे ये देना चाहिए लॉजिकली, तो ठीक है, इसके हिसाब से तो ये देना चाहिए। यहां पर बोलता है कि यदि M2 को जॉब 1 दूं, तो 7 घंटे लगते हैं 1 यूनिट बनाने में। वहीं पर जॉब 2 को बनाने में 10 घंटे लगते हैं 6, तो इसको भी ये देनी चाहिए। ठीक है, M3 के लिए मैं यहां पर देखूं इंडिविजुअली के अंदर, तो यहां पर भी इसको ये देना चाहिए। तो मुझे बताओ, M1 को भी जेड थ्रू दूं तो मिनिमम है, ये दूं तो इसको भी ये है, तो इसको अब मुझे इसमें से देखना कौन सा मिनिमम, तो इसको ये देना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, एक एक जॉब को एक एक एम्प्लॉय के हिसाब से एनालाइज कर रहा हूं कि भैया किस व्यक्ति को कौन सा जॉब दूं जिससे उसको मिनिमम कॉस्ट आ जाए। हमने इंडिविजुअली चेक करके देखा, तो इस व्यक्ति को, इसको देखे तो ये देना चाहिए, इसको देखे ये देना चाहिए, इसको देना चाहिए। अब हम तीनों को तीनों जॉब के हिसाब से देखें तो अब समस्या बढ़ जाएगी। कॉम्प्लिकेटेड होगा कि नहीं होगा? क्या तीनों व्यक्ति को एक ही जॉब दे दें? नहीं, कि 3 व्यक्ति को 3 जॉब देनी, अलग अलग देनी है, तो हमें फिर कंपेरिजन करना पड़ेगा फर्दर ही कि भैया यहां पर इसमें से बेटर कौन है। बोले इसमें से बेटर ये है। बोला अब ये तो हो गई, इसको ब्लॉक कर दो, अब बाकी पे देखो। तो इसको हम असाइनमेंट सॉल्यूशन बोलते हैं। मैं अभी असाइनमेंट का डिस्कशन यहां नहीं करूंगा, आगे करने वाला हूं, ठीक है ना। अभी इतना समझ लो कि मैं इस बात को एनालाइज करूंगा, जो हम ये सोच रहे हैं ऐसा, ये सोचने का तरीका मेथड खुद अपने आप बताता है, वहां सोचना नहीं है। जो प्रोसेस फॉलो करोगे उस प्रोसेस से आपको अल्टीमेटली ये रिजल्ट निकल करके आएगा। ठीक है बच्चा, चलिए। चलिए, इस काम को करने के लिए सबसे पहला स्टेप बताओ क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, मेरे को बताओ। क्या बनाओगे बेटा? आप बनाओगे रो ऑपरेशन मैट्रिक्स। क्या बनाओगे? रो ऑपरेशन मैट्रिक्स। कैसे बनाओगे बताओ? आपको क्या रूल बताया था? मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करनी है इन ईच रो एंड सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच वैल्यू ऑफ रो। ठीक है, तो मिनिमम देखो, मिनिमम वैल्यू की हम बात करें तो 5, सॉरी सॉरी सॉरी, मैट्रिक्स में से देखना, पहले इसमें देखना है, इसमें ये रहा, इसमें ये रहा, इसमें ये रहा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट 9 है, तो इस रो में से 9 को लेस करूंगा, तो 1, यहां पर बचेगा कितना 3, यहां बचेगा 0, सिमिलर 6 है तो 7 1, यहां बचेंगे 4, यहां बचेगी 0, इसके अलावा देखो यहाँ क्या है 5 है तो 1, यहां बचेगा 3, ये 0, तो प्रत्येक आपकी रो में एक 0 हो गई, ये इसका इंटेंशन था। अब बताओ सेकंड क्या करोगे, ये है फर्स्ट, सेकंड बताओ क्या करोगे, कॉलम ऑपरेशन मैट्रिक्स बनाओगे। ठीक है, तो कॉलम ऑपरेशन मैट्रिक्स बनाओगे, वो रो ऑपरेशन की मैट्रिक्स से बनेगी। तो यहां पर ये मैट्रिक्स देख लो वापस से। ठीक है, तो देखो अब क्या करोगी, आपको रो में से मिनिमम वैल्यू देखनी है और प्रत्येक वैल्यू ऑफ ईच रो में लेस करना है। तो यहाँ 1 है तो 0 आएगा, ये भी 0 आएगा और ये भी 0 आएगा, तो कहीं से ले लो, एक ही पड़ेगा। यहां से 3 है तो 3 ले लो मिनिमम, 0 1 0, यहां देखोगा 0 तो 0 0 0। क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया तो यार, कोई नहीं, बट क्वेश्चन सॉल्व आपको ऐसे ही करना है ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब क्या करना बताओ आपको, अब करना है आपको
आपको ऑप्टिमम बनानी है। ऑप्टिमम आप नीचे वाले मैट्रिक्स में चेक करोगे। इसका नाम दोगे ऑप्टिमम मैट्रिक्स। ऑप्टिमम मैट्रिक्स। और ऑप्टिमम मैट्रिक्स के अंदर आप जाओगे। इसमें आप क्या करोगे बताओ। आप एज इट इज मैट्रिक्स को पहले नोट कर दोगे एज इट इज। 0 0 0 0 1 0 0 0 0। और अब आप क्या करोगे, इन जीरो को डिलीट करोगे आप यूज करके लाइनिंग को। मैक्सिमम से मैक्सिमम जीरो, आपको मिनिमम से मिनिमम लाइन। अब देखो तीन यहां से और तीन कट रही हैं, यहां देखो तीन यहां से डिलीट हो जाएंगे, यहां पे तीन डिलीट हो जाएंगे, तो एक और अब तो दो दो रह जाएंगे ना, ये दो और तीन एग्जैक्टली exactly। तो नंबर ऑफ लाइन एक दो तीन, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कह लो, नंबर ऑफ जॉब कह लो, तो एक दो तीन एक दो तीन, तो मेरे बराबर है। तो मैं कह दो बताओ, नंबर ऑफ लाइनिंग, लाइनिंग इक्वल टू एन। मेरी बात क्लियर है। दिस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम। ध्यान रखना, कोशिश करने की मिनिमम से मिनिमम लाइन यूज की जाए, इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, आप दूसरा वे यूज करोगे। अब मैं चाहूं तो चार भी यूज कर सकता हूं, कम से कम यूज करनी है। क्या दो लाइन में कवर हो जाएगी? दो लाइन में किसी भी कंडीशन कवर नहीं हो सकती, आपको कोशिश करनी है ना, आपको कोशिश करनी है, यही कोशिश आप काम आएगी, ठीक है ना। तो ये मेरा ऑप्टिमम सॉल्यूशन, यहां जा क्या, जॉब असाइंड, जॉब असाइन करोगे, ठीक है ना। तो यहां पर एक मैट्रिक्स बना लोगे, यही ऊपर वाले मैट्रिक्स एज इट इज नोट कर लोगे। ऊपर वाले मैट्रिक्स एज इट इज कॉपी कर लोगे। याद रखना ये ऑप्टिमम मैट्रिक्स में होगा, ठीक है ना, ऑप्टिमम मैट्रिक्स में होगा। सेम फिगर्स नोट कर लो, 0 0 0 0 1 0 0 0। ठीक है, ये क्या है, बस असाइंड मैट्रिक्स है, असाइंड मैट्रिक्स। ठीक है, अब क्या करना है देखो, अब क्या करना है, जहां जहां पर जीरो है उसका मतलब उस व्यक्ति को वो वाली जॉब दी जा सकती है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर M1 की, यहां बात करूं मैं M1 की, M2 की, M3 की, तो J1 J2 और J3। M1 को कोई सी भी जॉब दी जा सकती है, ठीक है। M2 को जॉब 1 और जॉब 3 दी जा सकती है, और M3 को भी कोई सी भी जॉब दी जा सकती है। सबसे पहले ये देखो कि रो और कॉलम में सिंगल जॉब का ऑप्शन किसके पास है। यहां पर किसी भी व्यक्ति के पास सिंगल जॉब का ऑप्शन नहीं है, डबल से कम तो है ही नहीं है, मतलब हर व्यक्ति को दो जॉब कम से कम अलॉट की जा सकती है, सूटेबल है। सबसे मिनिमम इसमें ये दिख रहा है, तो इसको या तो ये दे दो चाहे ये दे दो, कोई सी भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आंसर को भी लाओगे ना चेंज करके, जैसे मान लो कि मैं एरा नहीं है, इसको हम ये जॉब देंगे, हम इसको ये जॉब ना देंगे, इसको ये जॉब देंगे। आपके तो नहीं सर, हमें ये J3 नहीं देना, इसको J1 देना है, तो भी आंसर का फर्क नहीं आएगा, ठीक है। यदि मैं इसको J3 दे देता हूं M2 को, तो इसको पर मैं J1 नहीं दे पाऊंगा, एक ही जॉब दे सकता हूं ना, और फिर साथ के साथ इन दोनों को भी ये जॉब नहीं दे सकता, क्योंकि J1 ऑलरेडी अलॉट हो चुकी है, तो J1 जॉब को मैं किसी और को भी नहीं दे सकता, और M2 को कोई और जॉब भी नहीं दे सकता J3 के अलावा, क्योंकि मैं अलॉट कर चुका हूं, ठीक है। तो ये जहां जहां क्रॉस हो गया उसको आप हटा देना। अब देखो, अब मेरे पास इस व्यक्ति को ये दे सकता हूं, दोनों सिमिलर, कोई सा दे दो, इसको मैं ये दे दूं तो मैं इसको ये नहीं दे पाऊंगा, इसको ये दे दूं तो इसको मैं ये नहीं दे पाऊंगा। मेरी बात क्लियर है, ये हो गया असाइनमेंट। तो क्या है बताओ, M1 M2 M3, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम आर, मिनिमम आर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बताओ क्या होगा। तो बताओ M1 को कौन सी जॉब दी बेटा आपने, J1। M2 को कौन सी दी है, J3। M3 को कौन सा दिया बताओ, J2। अब इनकी आप वो बता दो क्या,
टाइम बता दो। टाइम, टाइम जो भी लेना, जो यहाँ जो आपको लिखना, जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या बेटा, आर से निकालना। तो याद रखना आर से आपको हमेशा हमेशा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उससे लेना है, ठीक है, हमेशा यहाँ की डिजिट हमेशा यहाँ से लोगे। तो मैं कह दूं यहाँ पर क्या है, J1 J3 J2, J1 J3 और J2, तो 103 है, 03 क्या, हाँ हाँ हमने गलत ले लिया बेटा, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, है ना। तो ये M1 को J1 है, M2 को J3 है, M3 को J2 है। तो 10 10 6 8 है ना, 10 6 8 कितना हो गया, 14 24 आवर्स। दैट इज योर सॉल्यूशन। मेरी बात क्लियर है यहाँ तक, बताओ किसी को डाउट है मेरे बच्चे, किसी को डाउट है तो पूछ लो आराम से यहाँ तक। आपको इसी तरीके से निकालना है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ना, ये वाला इसने यहाँ पे लिखा है, ये वाला प्रोसेस बेटा यहाँ पर इसने क्या किया है, लिखा है, देखो, लोकेट रो विच कंटेन ओनली 10 एलिमेंट असाइन, ये पूरा लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है ना, ये मैंने पूरा यहाँ पर आपको डेफिनेटली यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर दिया है। मेरी बात क्लियर है, आपको प्रोसेस यही यूज करना है। अब मुझे बस ये सिखाना है कि मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर आपके पास मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, बाकी देखो प्रोसेस ही रहने वाला है, ठीक है। यदि मेरे पास से नंबर ऑफ लाइन 2 हो जाती, तो इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ लाइन डज नॉट इक्वल टू एन। तो इसका मतलब फिर मुझे क्या करना पड़ा, इसके अंदर जो अनकवर वैल्यू थी, इसमें तो कोई अनकवर वैल्यू है ही नहीं है, इसमें तो अनकवर वैल्यू है नहीं है ना। तो उस केस में अनकवर वैल्यू आएंगी, क्योंकि लाइन दो ही हो सकती, दो ही होंगी। तो एक लाइन आपकी अनकवर होगी, तो अनकवर वैल्यू में से मिनिमम देखना है, उस अनकवर में से लेस करना है उस वैल्यूज को, इंक्लूडिंग मिनिमम वैल्यू वैल्यू को भी, इंटरसेक्शन पे उस वैल्यू को ऐड करना है, बाकी को एज इट इज करना है, फिर वापस से वही लाइन डिलीट करना है, वही लाइन बनानी है। और जब तक ये काम प्रोसेस रिपीट करना होगा तब तक ये ना आ जाए, सॉरी, ये ना आ जाए, ठीक है। ये आते ही आप कर दोगे क्या, ये वाला प्रोसेस स्टार्ट, एलोकेशन का फ्री है। आपको फिर लास्ट में एक आपको असाइन टेबल बनानी है, फिर आपके लास्ट आंसर शीट बनानी है। क्लियर है यहाँ तक कहानी, ये करने के बाद आपका ये हो जाएगा खत्म, ठीक है। या आपको मैंने बताया, एक चीज और बता देता हूँ, यदि आपको इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो लॉस मैट्रिक्स बनानी होगी। लॉस मैट्रिक्स मतलब आपका प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट मैट्रिक्स दे रखी है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, बताना कि ऑप्टिमम प्रॉफिट बताओ कितना आएगा। तो क्या करोगे, पहले इस प्रॉफिट टेबल को लॉस में कन्वर्ट करोगे। लॉस कैसा होगा, पूरी मैट्रिक्स में से आपको हाईएस्ट वैल्यू सेलेक्ट करनी है। क्या करनी है, हाईएस्ट वैल्यू सेलेक्ट करनी है, और इस हाईएस्ट वैल्यू में से इन सारी वैल्यू को लेस करना है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बना के देता हूं, पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा, बस लॉस मैट्रिक्स तक कराऊंगा। जैसे मान लो प्रॉफिट दे रखा है, मान लो रन दे रखे, रन रन दे रखे हैं, रन क्यों लिख दिया मैंने, ये छोड़ो ना यार, अपना क्या जा रहा है, प्रॉफिट गिवन पर यूनिट, ठीक है। या मान लो सेल्स दे दो, सेल्स ले लो यार, बढ़िया, सेल्स, सेल्स ले लो, सेल्स। तो सेल्समैन 1 है, सेल्समैन 2 है, सेल्समैन 3 है, ठीक है। एरिया 1 है, एरिया 2 है, एरिया 3 है। ये 50 है, ये 60 है, ये अपना 55 है, ये 75 है, ये 70 है, इसका 40 है, ये अपने पास 45 है, ये 50 है, ये 60 है। आपको क्या करना है, सेलेक्ट करनी है हाईएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू कौन सी बताओ, ये रही। इस वैल्यू को लेस करना, इस वैल्यू में से लेस करना ये वाला। तो बताओ यहाँ क्या बनेगी, 75 50 25, 75 में 60 15, 75 में से 55 20, ये आएगा 0, 70 5, ये आएगा कितना 35, ये कितना आएगा 25, ये कितना आएगा 30, ये कितना आएगा 15। इसी को बोलते हैं लॉस मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बच्चा, लॉस मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं, लॉस मैट्रिक्स। अब यहीं से स्टार्ट हो जाएगा रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन,
ऑप्टिमिलिटी, ठीक है। बट याद रखना जब आप असाइनमेंट करो, ये वाला देखो, ये वाला जब करो, ये वाला, तो याद रखना आप यहां से लोगे लेके वैल्यू इसकी उठाओगे, वैल्यू हमेशा ओरिजिनल टेबल से उठाओगे, जिससे निकल जाएगी मैक्सिमम ऑफ सेल, मैक्सिमम सेल, क्योंकि क्वेश्चन आपको मैक्सिमम सेल पूछ रहा होगा, तो मैक्सिमम सेल कहां दे रही है, ये सेल्स नहीं है, ये सेल्स है। तो आप ओरिजिनल मैट्रिक्स से उठाओगे जो भी फिगर आंसर के लिए। क्लियर है यहाँ तक कहानी? अब मैं आपको आ जाता हूं, ये तो हो गया मेरा टॉपिक खत्म, और अब आ तो स्टडी मैट में देख लो एक बार के लिए। देखो, 6 मेंस अवेलेबल डिफरेंट जॉब फ्रॉम पास्ट रिकॉर्ड्स, टाइम्स आवरली टेकन बाय डिफरेंट पर्संस, डिफरेंट जॉब आर गिवन। टाइम दे रखा है, इसका मतलब मिनिमम की प्रॉब्लम, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होगी, ठीक है। फाइंड आउट ऑल आउट एन एलोकेशन ऑफ मैन टू डिफरेंट जॉब विच भी लीड टू मिनिमम ऑपरेशन टाइम, कम से कम टाइम में जो कर दे वो बताना है, ठीक है। स्टडी मैट के क्वेश्चन है, क्वेश्चंस भी मैं फाइनल दे रखा है। ये सीट भी आपको कहां पर मिल जाएगी मेरे बच्चे? आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है ना, सारे हैं। आपको इसके अंदर एग्जाम में जो भी आए हुए हैं वो सारे सारे यहाँ पर क्वेश्चन दिए भी हुए हैं। देखो, ये आपके पास दिसंबर 22 में आया था, 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, और ये आपका सेल्स दे रखी है, तो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। देखो, सेल्स आउटलेट है, तो फाइंड आउट मैक्सिमम सेल, तो आपको लॉस मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी इस केस के अंदर। जो टोटल सेल आएगी 119 लाख की सेल्स आपके पास यहाँ पर रखेगी। ये जून 24 में दे रखा है, 7 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ था, ये आपके एग्जाम में है। ये दिसंबर 23 में 8 नंबर का क्वेश्चन दिया था। ये आपके वो क्वेश्चन है जो आपके पास्ट एग्जाम में देखने को मिले हैं। ये दिसंबर 23 है, 7 मार्क्स का है, ये भी आपके सामने दिखा रखा है। ये जून 19 में है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको देखा होगा कब कब क्वेश्चन आए हुए हैं, ये भी आपको यहाँ पर टेबल में दे रखा है। आई होप, उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को एक एक चीज बड़े अच्छे से समझ में आएगी। पूरा प्रोसेस में एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखना कि आपकी प्रॉब्लम किसकी है, बताओ। आपका बैलेंस्ड प्रॉब्लम है, अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है? बैलेंस्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। फिर आपको ये देखना मिनिमाइजेशन है या आपके पास मैक्सिमाइजेशन है। यदि आपके पास अनबैलेंस है तो पहले बैलेंस में कन्वर्ट करना, फिर मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन कन्वर्ट करना है। मैक्सिमाइजेशन है तो लॉस मैट्रिक्स के द्वारा उसको मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है, फिर मिनिमाइजेशन का स्टेप लगाना है। मिनिमाइजेशन का स्टेप बोलता है सबसे पहले रॉ मैट्रिक्स बनाओ। रॉ मैट्रिक्स बोलता है कि प्रत्येक रो देखो, प्रत्येक रो में मिनिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को प्रत्येक वैल्यू में से लेस कर दो, यानी प्रत्येक रो के अंदर एक जीरो आना जरूरी है। सेम सारी रो के अंदर करना है। सिमिलर फिर आपको कॉलम ऑपरेशन मैट्रिक्स बनानी है। कॉलम ऑपरेशन मैट्रिक्स बनेगी हमेशा रो मैट्रिक्स टेबल से। तो रो मैट्रिक्स टेबल जो बनाई है उसमें आपको रो देखनी है, रो में मिनिमम वैल्यू देखनी है, मिनिमम वैल्यू को प्रत्येक वैल्यू ऑफ ईच कॉलम में से आपको लेस करना है, ठीक है। ये करने के बाद आप क्या करोगे, जो जीरो आई है टेबल के अंदर उनको डिलीट करोगे विद लाइन यूज करके, और कोशिश करना कि मिनिमम लाइन के अंदर मैक्सिमम जीरो आपकी कवर हो जाए। और फिर आपको ये देखना है कि जो लाइंस आई हैं आपको डिलीट करने वाली या कवर करने वाली, वो आपके क्या नंबर ऑफ एन के बराबर है। यदि नंबर ऑफ एन के बराबर है इसका मतलब आपका ऑप्टिमम है, और यदि ये नहीं है तो फिर आपको फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा। फर्दर प्रोसेस का मतलब क्या है, आपको ऑप्टिमिलिटी टेस्ट के बाद आपको ऑप्टिमम के लिए आगे टेबल बनानी पड़ेगी। फिर आप जो अनकवर वैल्यू मिनिमम सेलेक्ट करना पड़ेगा, और उस पूरी मैट्रिक्स में, याद रखना ये पूरी मैट्रिक्स में होगा, तो पूरी मैट्रिक्स में जितनी भी अनकवर्ड वैल्यू उसमें मिनिमम वैल्यू लेनी है, और उस मिनिमम वैल्यू को अनकवर्ड वैल्यू में से लेस करना है, इंटरसेक्शन पर ऐड करना है, बाकी को एज इट इज छोड़ देना है। फिर वापस से जीरो डिलीट का प्रोसेस बनाना है। फिर जीरो प्रोसेस करोगे, फिर आपको वही चेक करना कि नंबर ऑफ लाइंस इक्वल टू एन है या नहीं है। यदि एन आ जाता है तो इसका ऑप्टिमम है। फिर आपको जॉब असाइन करना है। जॉब असाइन कैसे करना वो मैंने बता रखा है। जीरो जीरो पर आप असाइन कर सकते हो। आपको देखना पड़ेगा सिंगल जीरो किसके हिस्से में आ रही है, क्योंकि उसको एक ही जॉब का ऑप्शन है। तो फिर आपको उस हिसाब से क्या करना है, अपने आप को असाइन कर देना। असाइन की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा ओरिजिनल मैट्रिक्स से उठानी है, और ओरिजिनल मैट्रिक्स में जो वैल्यू चाहिए उस वैल्यू के हिसाब से आपको टोटल लगा के उस आंसर आपको देना पड़ेगा। मेरी बात क्लियर है? ये टॉपिक खत्म है, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, क्योंकि अभी हमारे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के इंडेक्स भी बच रहे हैं। अभी 2 इंडेक्स कवर हुए हैं, 2-3 इंडेक्स और हैं जो हमें कराने हैं, तो उनका भी लेंगे। और बाकी जो ओएम के जितने भी टॉपिक्स बचे हुए सारे सारे वो कोर्सेस हमारे कवर करने की, ठीक है। आपको डेफिनेटली बच्चा किसी भी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपको टेलीग्राम चैनल दे रखा है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी आप इसको करो, इससे रिलेटेड कोई भी सवाल माइंड में आता है तो डेफिनेटली आप उसे मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। बाकी टॉपिक मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि जल्दी ही बाकी टॉपिक के आपको रिवीजन लेक्चर आने वाले हैं, आप उनको फिर पढ़ो, फिर उसके बाद मुझसे पूछ लेना आप इमीडिएटली ना, जब भी कोई डाउट आए तो, ठीक है। अभी आप पूछ लोगे फिर मैं पढ़ा दूंगा बाद में, तो क्या पता जो डाउट आपके हैं जब मैं पढ़ा रहा हूं उसी टाइम पे क्लियर हो जाए। तो इसलिए आप अभी ना पूछें, जो टॉपिक करा रहा हूं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते जाओ और आगे बढ़ते जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बेटा आपको नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ।